नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं कीर्ति आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का द ब्रेकफास्ट शो में। तो अगले 1 घंटे में आपको मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, देश और दुनिया की तमाम हलचलों से रूबरू करवाएंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, यानी कि सेहत के लिए हम आपको मंत्र भी देंगे। तो चलिए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं द ब्रेकफास्ट शो का मेन्यू कार्ड क्या कुछ कहता है। तो आज दमोह के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। किस लिहाज से उनका ये दौरा खास रहेगा, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे 2023 की जंग की, जिसको लेकर कांग्रेस खेमे में हलचलें बेहद तेज। कमलनाथ आज बैठक लेने वाले हैं, किस लिहाज से खास, इस पर भी जानकारी आप देंगे। किस तरह से रायपुर में आज से सभी स्कूल अनलॉक हो रहे हैं, क्योंकि अब 100% क्षमता के साथ बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और पढ़ाई पूरी तरीके से अब की जाएगी स्कूलों में। इसके अलावा सीनियर्स क्लासेस के लिए आपको मालूम है कि स्कूल को खोला गया था, बच्चे भी पहुंचेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप हेल्दी कैसे रहें और इसके लिए योग जरूरी है निरोगी बने रहने के लिए। तो आज का सेहत मंत्र क्या कुछ कहता है वो आपको हम बताएंगे। वही बुलेटिन के सबसे आखिरी हिस्से में आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो देखिए मेन्यू कार्ड क्या कुछ कहता है, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी, लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दमोह दौरे पर जाएंगे और सीएम कुंडलपुर में होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यहां चल रहे पंच कल्याणक आयोजन महोत्सव में भी वो शामिल होंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का भी आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद सीएम शाम तक भोपाल वापस लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद खास है। तमाम तरह के जो कार्यक्रम होंगे उसके बारे में आपको इन डिटेल्ड जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज आज कुंडलपुर जाने वाले, स्थानीय कई सारे कार्यक्रम होने हैं जिसमें वो शामिल होंगे। सीएम के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात, पंच कल्याणक महोत्सव में उनकी मौजूदगी होगी। जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भी वो आशीर्वाद लेंगे। तो सीएम वहां पर पहुंचने वाले और इसके मद्देनजर प्रशासन की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। जिन रूट्स को सीएम वहां पर लेंगे उन रूट्स में पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सक्रियता बेहद तेज वहां पर देखने को मिल रही है, प्रशासनिक अमले की भी। तो आज कुंडलपुर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दमोह का उनका ये दौरा है। स्थानीय कार्यक्रम जो आयोजित होंगे उसमें वो शिरकत करते नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही पंच कल्याणक महोत्सव में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इसके साथ ही वहां पर जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेते हुए नजर आने वाले हैं। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री आज उपस्थित होंगे, वहां पर वो आशीर्वाद लेने भी पहुंचेंगे। तो स्थानीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जहां पर मुख्यमंत्री की शिरकत और तमाम इंतजाम इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मुख्यमंत्री का जिस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उसको लेकर के भी विशेष इंतजाम, पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से वहां पर की गई है। तो आज काफी व्यस्त शेड्यूल रहने वाला है सीएम शिवराज सिंह चौहान का और दमोह वो जाएंगे और यहाँ पर कुंडलपुर में उनकी मौजूदगी होगी। पंच कल्याणक महोत्सव है जो कि जाहिर है कि बेहद खास है, उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। वासु चौरे हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ भोपाल से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। वासु, सीएम का ये दौरा और क्या कुछ डिटेल्स है हमारे पास, किस तरीके का कार्यक्रम, कितने बजे रवानगी होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह के कुंडलपुर पहुंचेंगे जहां पर वो पंच कल्याणक महोत्सव जो चल रहा है, आचार्य विद्यासागर वहां पर मौजूद हैं और उनकी अगुवाई में ये पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आज आचार्य विद्यासागर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भेंट होगी और प्रदेश में जो कुछ सरकार की योजनाएं चल रही हैं, फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर वो उनसे चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन लेंगे। इसके पहले हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कुंडलपुर पहुंचे थे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी आचार्य श्री के पास पहुंच रही हैं और उनसे मार्गदर्शन ले रही हैं कि कैसे बेहतर से बेहतर जो काम है वो किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर कुंडलपुर जैन तीर्थ का एक बड़ा धार्मिक स्थान है और सभी धर्मों की जो आस्था है वहां से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, तो दमोह पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और तमाम इंतजाम भी किए गए। फिलहाल वासु आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे।
और इस बीच उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको हम ये बताएं कि संघ प्रमुख के दौरे का आज तीसरा दिन है। जी हाँ, मोहन भागवत बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और इसके अलावा मालीपुरा क्षेत्र में आराधना भवन में भी वो बैठक आज करने वाले हैं। संघ कार्यकर्ताओं के साथ कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिस पर वो संवाद करेंगे। मंदिर समिति के सदस्यों के साथ भी एक बैठक होने वाली है। संघ प्रमुख कल विद्या भारती के नए दफ्तर का लोकार्पण भी करेंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज तीसरा दिन है और आज भी कई सारे कार्यक्रमों के होंगे। कल उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, भस्म आरती में शामिल हुए। तो लगातार दौरे पर है संघ प्रमुख मोहन भागवत। हमारे संवाददाता राहुल जुड़ रहे हैं उज्जैन से। राहुल, जिस तरह से तीसरा दिन है आज उनका, कल उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया, आज क्या कुछ कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं संघ प्रमुख? बिल्कुल कीर्ति, आज का दिन जो है वो बेहद खास है क्योंकि आज पंचमी का दिन है और आज से महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो रही है। संघ प्रमुख ने आज सुबह 4 बजे बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लिए, जिसके बाद वे उन्होंने मंदिर में करीब 2.5 घंटे बिताए और महेश पुजारी जो मंदिर के भस्म आरती के पुजारी हैं, उन्होंने भागवत जी का पूजन अभिषेक करवाया, जिसके बाद जो भागवत जी हैं सुबह 6:32 पर मंदिर से रेस्ट हाउस की ओर रवाना हुए। संघ प्रमुख का आज दिन भर का जो दौरा कार्यक्रम है वो उसमें एक कार्यक्रम यह भी है कि मालीपुरा क्षेत्र स्थित जो आराधना भवन बना हुआ है वहां पर एक तय कार्यक्रम है जहां पर वे शामिल होंगे, जिसके बाद शाम में वे इस्कॉन मंदिर जहां पर वो ठहरे हुए हैं रेस्ट हाउस में इस्कॉन मंदिर समिति से भी चर्चा करेंगे और उसके साथ जो उनकी प्रांत की बैठकों का दौर है वो अलग अलग सत्र में लगातार जारी रहेगा। कीर्ति जी, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। राहुल, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, राहुल सिंह राठौर, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं बात अगली खबर को लेकर के जो कि भोपाल से है, जहां कांग्रेस ने तेज कर दी है 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक भी लेंगे और साथ ही प्रकोष्ठों में हुए अब तक के कामकाज की समीक्षा भी करते नजर आने वाले हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दे, प्रकोष्ठों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं कमलनाथ। तो 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां और अलग अलग प्रकोष्ठों में किस तरह से काम किया जा रहा है, पार्टी किस तरह से काम कर रही है, उसको लेकर के समीक्षा करते हुए भी आएंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हलचलें इस वक्त बेहद ज्यादा तेज है कांग्रेस के खेमे में। बीते दिनों भी आपको मालूम है कि प्रदेश प्रभारी पहुंचे थे, मीटिंग्स हुई थी, संगठनात्मक चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी चर्चा, घर चलो घर घर चलो अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है, इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। और आज अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे कमलनाथ। पीसीसी चीफ हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वासु, 2023 के चुनावों के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कितनी एक्टिव हो गई है, लगातार बैठकों का दौर और आज एक बार फिर से अलग अलग प्रकोष्ठों की मीटिंग, किस लिहाज से खास और कौन कौन से ऐसे विषय जिस पर होगी बात? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेस भली भांति जानती है कि बीजेपी को अगर टक्कर देनी है तो संगठन को मजबूत करना होगा। कल ही कमलनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि हमारी सीधी टक्कर बीजेपी के संगठन से है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत फिलहाल मध्य प्रदेश में नज़र आ रहा है। बीते उपचुनाव की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कांग्रेस को असफलता हासिल हुई थी। तो कमलनाथ चाहते हैं कि आने वाले समय में पार्टी का कैडर मजबूत हो और लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की कई चरण की बैठकें हो चुकी है, अलग अलग कांग्रेस के जो संगठन है उनकी समीक्षा कमलनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर कमलनाथ ने महत्वपूर्ण बैठक ली थी और आज कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, चाहे जो अलग अलग तबकों से अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए हैं, उनकी आज कमलनाथ महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। अब तक के जो प्रकोष्ठों के कामकाज रहे हैं उनकी वो समीक्षा करेंगे और 2023 में इन प्रकोष्ठों की क्या जिम्मेदारी होने वाली है चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनको जरूरी महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जा सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को सौंपी जा सकती हैं। कुछ नई नियुक्तियां भी इन प्रकोष्ठों में हुई है, तो जो नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उन्होंने कितना बेहतर काम किया है, उनके काम की भी समीक्षा आज बैठक के दौरान कमलनाथ करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस अब नजर आ रही है, पूरी कोशिश यही की जा रही है कि कितनी मजबूती के साथ पार्टी को उतारा जाए, क्या कुछ काम फिलहाल पार्टी कर रही है उसकी जानकारी भी आज लेते हुए नजर आने वाले। वासु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल जो हैं उसमें तेलुगु, मराठी और पंजाबी भाषा की पढ़ाई करने का स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बकायदा इस बाबत ट्वीट किया कि प्रदेश के 52 जिलों में 53 स्कूल्स का चयन तेलुगु, मराठी और पंजाबी भाषाओं की पढ़ाई के लिए किया गया है। इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा कि जब मध्य प्रदेश का छात्र बाहरी राज्यों में जाकर उनकी भाषा में संवाद करेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा, वहां के लोग अपनी भाषा के प्रति सम्मान महसूस करेंगे, जिससे उनका भी हिंदी के प्रति सम्मान बढ़ेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सीएम राइज योजना के तहत कुल 360 सर्व सुविधा युक्त स्कूल अगले सत्र से शुरू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में योग, कला, संस्कृति जैसे विषयों की शिक्षा देने का काम किया जाएगा। इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेटे बेटियां ये सोचने पर जरूर मजबूर होंगे कि सर्व सुविधा के साथ पढ़ने का अधिकार संविधान ने दिया था, लेकिन इसके लिए 75 साल आखिरकार क्यों इंतजार करना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बार फिर सीएम की कुर्सी छोड़ने का दर्द छलका है। उमा भारती ने कहा कि वो सरकार बनाती है लेकिन चलाता कोई और है। उन्होंने कहा कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के शिलान्यास के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस दौरान ना तो कांग्रेस ने उनका नाम लिया और ना ही बीजेपी ने। अब केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास होगा तो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें मंच में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि फिलहाल ना तो वो सांसद है और ना ही विधायक। एक आनंद की बात होती है, सरकार मैं बनाती हूँ, चलाता कोई और है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का जब शिलान्यास हुआ तो वो बीजेपी से बाहर थी और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो कांग्रेस वालों ने मेरा नाम नहीं लिया, उद्घाटन जब हुआ, और बीजेपी वालों ने भी मेरा नाम नहीं लिया। तो देखिए, सीएम पद छोड़ने पर उमा भारती का एक बार फिर से दर्द छलका है और इसको लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस दिया। कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र गुप्ता। उनका कहना है कि बीजेपी का सार्थक नेतृत्व आज हाशिए पर है। बीजेपी में झूठ बोलने वाले नेता आज पहली कतार में, जबकि पार्टी के लिए काम करने वाले और सच बोलने वाले नेता उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि उमा भारती जो भी बोलती हैं वो स्नेह से बोलती हैं, नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है। उमा भारती ने बनाई है, हर कोई कहता था कि सर वो फेस थी, वो चेहरा थी, और जब सरकार बन गई तो उनको रास्ते निकाल दिया, प्रदेश से ही बाहर कर दिया। आज अगर वो कहती हैं कि शराबबंदी की बात करती हैं तो सरकार उनकी सुनती नहीं है। आज जनता उनका जनसम्मान अगर कर रही, केन बेतवा की जो है जो भूमिका उन्होंने रखी थी, तो उस पर भी आज उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि मुझे तो बुलाया नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हालात हैं। उमा जी स्नेह से सब कुछ कहती हैं, लेकिन हम सबको मालूम है 2003 में दिग्विजय सिंह को उखाड़ फेंकने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसकी ध्वजवाहक उमा जी थी, और उनके जैसी मेहनती व्यक्तित्व बहुत कम हुआ करते हैं। तो उमा जी की जगह जो भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के दिल में है, वो जगह कोई नहीं ले सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और रामपुर कारखाना में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सीएम शिवराज ने अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की है। रामपुर कारखाना जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। सीएम शिवराज ने कहा कि ये उनके बोल नहीं है, बल्कि ये बात मुलायम सिंह यादव ने खुद कही है। सीएम शिवराज ने कहा कि मुलायम सिंह खुद कह चुके हैं कि अखिलेश ने जितना अपमान किया उनका, उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया। अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। औरंगजेब ने भी तो यही किया था, अपने बाप को ही शाहजहां को जेल में बंद कर दिया। मुलायम सिंह यादव कहते कि जितना अपमान मेरा अखिलेश ने किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया। और अब एक ऐसी खबर जो आपको झकझोर देगी। खबर रायसेन से है, जहां पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने मानवता की सारी हदें ही पार कर दी। आरोप है कि जननी एक्सप्रेस 108 के जरिए एक महिला को सरकारी अस्पताल ले जाना था। महिला के साथ उसकी बहन थी। महिला को 3 महीने का गर्भपात होने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान महिला को ब्लीडिंग होने से एम्बुलेंस गंदी हो गई थी।
अस्पताल पहुंचने पर जहां महिला की बहन उसे अस्पताल में एडमिट कराने के लिए परेशान हो रही थी, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस का कर्मचारी उस पर गाड़ी साफ करने का दबाव बना रहा था। मजबूरन बहन ने पहले गाड़ी की सफाई की और फिर जाकर अपनी बहन को एडमिट कराया। मामले पर सिविल सर्जन ने जानकारी दी है कि घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए। क्या है? डिलीवरी है? हाँ। डिलीवरी गाड़ी में हो गई क्या? नहीं, गाड़ी में नहीं है डिलीवरी। सफाई कर रही थी आप? 3 महीने यहाँ थे। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 108 के वाहन में जहाँ वो लेटी हुई थी वहाँ पर कुछ खून के दाग लग गए थे और शायद महिला को उल्टी हुई थी, ऐसा मुझे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा अवगत कराया गया है। उनका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ये कहना है कि उनके परिजनों ने स्वयं ही अपने विवेक से उसकी सफाई की है, किसी के द्वारा दबाव नहीं बनाया गया है और मैंने इसके बारे में CMHO महोदय को अवगत करा दिया गया। उनके द्वारा जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसा बताया गया। वहीं अगली खबर सतना से है, जहां पर रीवा रोड पर स्थित फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। 3 मंजिला फर्नीचर दुकान की दूसरी मंजिल में यह आग लगी थी, जो कि धीरे धीरे पूरे शोरूम को उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि फर्नीचर दुकान में भारी मात्रा में फोम के गद्दे और फर्नीचर रखे हुए थे, जो जलकर खाक हो गए। वहीं फर्नीचर दुकान में आग लगने से सतना रीवा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। वहीं शिवपुरी में बिजली विभाग की टीम पर बकायेदारों ने हमला कर दिया। जिले में बिजली विभाग की ओर से बिल वसूली अभियान चलाया जा रहा है। बिल जमा नहीं करने वालों के कनेक्शंस काटे जा रहे हैं। बिजली विभाग की टीम ऐसे एक मामले में कनेक्शन काटने के लिए मनियार पहुंची। यहां पर बकायेदारों से विवाद हुआ। इसके बाद बकायेदारों ने बिजली विभाग की टीम पर ही लाठी डंडों से हमला बोल दिया। वीडियो जो आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसके बाद अब मामले की तफ्तीश की जा रही है। वहीं खंडवा के बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 7 बच्चे शौचालय की दीवार तोड़कर भाग निकले। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल फरार बच्चों की तलाश की जा रही है। जिस वक्त ये बच्चे फरार हुए उस समय बाल सुधार गृह में एक कर्मचारी सहित 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद थे। बावजूद इसके ये बच्चे, नाबालिग बच्चे, उन्हें चकमा देकर फरार हो गए। 7 बच्चे अलग अलग आपराधिक मामलों में बाल सुधार गृह में रखे गए थे, जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच की है। फरार हुए बच्चे इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर और होशंगाबाद के बताए जा रहे हैं। बाल संप्रेषण गृह है, जहां से 7 बाल अपचारी एक टॉयलेट है उसकी दीवार तोड़कर फरार हुए हैं और जिसकी सूचना हमें अभी वहां से प्राप्त हुई है और अभी इस पे हम लोग पूरी पड़ताल कर रही है। थाना कोतवाली की टीम भी वहां पर पहुंची थी। फरार बच्चे हैं वो अलग अलग अपराधों में यहाँ पर निरुद्ध थे और ये बच्चे इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, होशंगाबाद जिले के निवासी थे। ये शायद इन्होंने कुछ एक सामूहिक रूप से एक योजना बनाई है और टॉयलेट में एक जो बंद टॉयलेट था वहाँ की दीवार को ब्रेक करके वहाँ से कूद के निकले। छतरपुर के खजुराहो में डांस फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दीप प्रज्वलित कर इस 48वें डांस फेस्टिवल की शुरुआत की। 7 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में पहले दिन राज्यपाल के साथ सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के साथ ही प्रभारी मंत्री MSME मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा मौजूद रहे। 26 फरवरी तक चलने वाले इस नृत्य समारोह में कलाकार मंच पर कला और संस्कृति के रंग बिखेरेंगे। और अब चलिए रुक करते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरों का। प्रस्तुतकर्ता बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। आज दमोह के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कुंडलपुर पंच कल्याणक महोत्सव में होंगे शामिल। जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का भी लेंगे आशीर्वाद। फिर चलका मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का दर्द। छतरपुर में कार्यक्रम के दौरान बोली, सरकार मैं बनाती हूं, चलाता कोई और है।
महाकाल मंदिर में आज से महाशिवरात्रि महोत्सव का हुआ आगाज। 9 दिन तक होगा महादेव का विशेष श्रृंगार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने के बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में सिखाई जाएगी तेलुगु, मराठी और पंजाबी भाषा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बोले, इस पहल से बच्चे सभी भाषाओं का करेंगे सम्मान। छठी से 12वीं के बाद रायपुर में आज से प्राइमरी स्कूल्स भी अनलॉक। 100% क्षमता के साथ लगेंगी क्लासेस। कोविड गाइडलाइंस का पालन बेहद जरूरी। रायसेन में जननी एक्सप्रेस के कर्मचारी ने पार की इंसानियत की सारी हदें। महिला की ब्लीडिंग से गंदी हुई एम्बुलेंस को उसी की बहन से कराया साफ। फिर पीड़िता को किया गया एडमिट। घटना की जांच के दिए गए आदेश। खजुराहो में 48वें डांस फेस्टिवल की शुरुआत। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया शुभारंभ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी रहे मौजूद। 7 दिनों तक चलेगा महोत्सव। दमोह में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला है सामने। विरोध करने पर पीड़िता की नाक काटी गई। पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज। आरोपियों की जारी है तलाश। मंडला में 5 साल की बच्ची को 24 साल के युवक ने बनाया अपनी हवस का शिकार। बच्ची की हालत नाजुक, अस्पताल में जारी इलाज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जबलपुर पुलिस ने सुलझाई 3 महीने पहले हुई बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी। पिता पुत्र समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। जादू टोने के शक में महिला को उतारा था मौत के घाट। बिलासपुर में नाबालिग ने तेज रफ्तार कार मजदूरों पर चढ़ाई। हादसे में 1 की मौत, 8 जख्मी। आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा। पुलिस हिरासत में है आरोपी। रीवा में नदी में गिरी बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 की मौत, 1 युवक घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे तीनों दोस्त। पुलिस कर रही जांच। जांजगीर चांपा में बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 यात्री घायल। अस्पताल में जारी इलाज। हादसा भीषण होने से टला। बस में सवार थे 20 से 25 यात्री। उज्जैन के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 16 दमकल की गाड़ियों ने पाई आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू। 1 करोड़ से अधिक का नुकसान। राजधानी भोपाल में हनुमान मंदिर में हुई चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड को घुमाने फिराने के लिए लड़के ने मंदिर से की थी चोरी। धमतरी पुलिस ने जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 43,000 रुपए जब्त। जुआरियों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जांच जारी। यूपी में चौथे फेज के लिए थम जाएगा प्रचार। आज आखिरी दिन कई दिग्गज भरेंगे हुंकार। पीलीभीत में गृह मंत्री अमित शाह, लखनऊ, रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी के साइकिल बम वाले बयान पर अखिलेश का जवाब। कहा, बीजेपी के लोग घबराहट में ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका यूपी से कोई संबंध ही नहीं। मणिपुर विधानसभा चुनावों के लिए पार्टीज ने तेज किया प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली। प्रस्तुतकर्ता बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल।
प्रस्तुतकर्ता बाल्को मेडिकल सेंटर नया रायपुर, मध्य भारत का अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल। प्रायोजक फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। और पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। आज दमोह के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कुंडलपुर पंच कल्याणक महोत्सव में होंगे शामिल। जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का भी लेंगे आशीर्वाद। कांग्रेस ने तेज की 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज लेंगे पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक। अब तक के कामकाज की होगी समीक्षा। प्रकोष्ठों को सौंपी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। महाकाल मंदिर में आज से महाशिवरात्रि महोत्सव का आगाज। 9 दिन तक होगा महादेव का विशेष श्रृंगार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। भस्म आरती में हुए शामिल। मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी में मंथन जारी। आज कांकेर में संगठन की बैठक लेंगी प्रदेश बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। जिला कार्य समिति की बैठक में भी होंगी शामिल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में सिखाई जाएगी तेलुगु, मराठी और पंजाबी भाषा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बोले, इस पहल से बच्चे सभी भाषाओं का करेंगे सम्मान। जल्द योग, कला और संस्कृति की शिक्षा का भी प्रावधान। 6ठी से 12वीं के बाद रायपुर में आज से प्राइमरी स्कूल्स भी अनलॉक। 100% क्षमता के साथ लगेंगी क्लासेस। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी। वनडे के बाद T20 सीरीज में भी भारत ने वेस्टइंडीज को किया क्लीन स्वीप। कोलकाता में खेले गए आखिरी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 17 रनों से हराया। T20 रैंकिंग में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। रूस से युद्ध के खतरे के बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी। छात्रों और राजनयिकों के परिजनों को देश लौटने की सलाह। युद्ध संकट के बीच आज अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं की मुलाकात भी संभव। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। मैं हूं कीर्ति आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। रायपुर में बड़े बच्चों के बाद अब छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है। रायपुर कलेक्टर ने आज से प्राथमिक स्कूलों को भी खोलने के आदेश जारी किए और इसके बाद 1 से 5वीं तक के बच्चे भी अब स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों को 100% क्षमता के साथ खोलने का आदेश जारी किया गया है और पिछले सप्ताह कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू करने का आदेश दिया गया था। तो बड़ी खबर है कि अब प्राइमरी क्लासेस के बच्चे भी स्कूल पहुंच पाएंगे और अहम ये भी कि 100% क्षमता के साथ स्कूल्स एक बार फिर से राजधानी में अनलॉक हो चुके हैं और आज से देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल्स को खोलने का आदेश दे दिया गया है। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सत्य प्रकाश, सेकेंडरी के बाद आज से प्राइमरी क्लासेस भी लगने शुरू हो जाएंगी। देखिए, बड़े बच्चों को तो फिर भी मैनेज करना आसान हो जाता है क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे 15 से 17 साल जिनकी आयु होगी, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली होगी। छोटे बच्चों के साथ चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। उनको लेकर किस तरीके की तैयारियां राजधानी रायपुर में? बिल्कुल, क्योंकि अब तक छोटे बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जा सका है। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल क्या भेजा जाए, इसे लेकर पेरेंट्स में, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स से जब हमारी बात हो रही थी उनमें अभी भी उहापोह की स्थिति है। हालांकि स्थितियां पहले से बहुत ज़्यादा सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। रायपुर में भी
कोरोना संक्रमण जिस तेजी से पिछले महीने की अगर हम बात करें बढ़ रहा था, अब वो ढलान पे है और कोरोना संक्रमण के नए मामले जो हैं वो बेहद कम आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है और आज से 100% क्षमता के साथ जो प्राइमरी स्कूल है, मतलब पहले से 5वीं तक के स्कूल है, उसे भी खोल दिया गया है। अब ये देखना होगा क्योंकि स्कूलों की टाइमिंग अलग अलग है। बच्चे जो हैं वो किस तादाद में, क्या पहले की तरह, मतलब कि कोरोना काल से पहले जो स्थितियां थी वो स्थितियां बन रही है, क्या उस तादाद में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से माना जा रहा है कि चूंकि स्कूल आज से ही खुले हैं बच्चों के, तो ऐसे में अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चों के रेगुलर स्कूल में पहुंचने में या पेरेंट्स की मानसिक स्थिति वैसे होने में कि नहीं अब सावधानी के साथ बच्चों को स्कूल भेजा सकता है। लेकिन चूंकि ये विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस तरह से कक्षाएं प्रभावित हुई है, जिस तरह से पढ़ाई प्रभावित हुई है कोरोना काल में बच्चों की, तो अब जब स्कूल बच्चे जाएंगे तो फिर से पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, तो फिर से वो उसमें ढलते जाएंगे और उस तरह से उनकी पढ़ाई जो है वो भी बेहतर होगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा उसी माहौल में दोबारा से ढलने के लिए बच्चों को, क्योंकि 2 साल का वक्त हो गया। हमने देखा कि बहुत ज्यादा गैप हो चुका है, तो ताकि बच्चे थोड़ा वक्त लेंगे ताकि वो फिर से दोबारा उसी माहौल में ढल जाए। फिलहाल सत्यप्रकाश आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। देखिए 2023 विधानसभा के लिए चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी सक्रिय है। अपने दौरे के तीसरे दिन प्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी आज कांकेर में संगठन की बैठक करने वाली हैं। सुबह 10 बजे डी पुरंदेश्वरी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। उसके बाद कांकेर के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुरंदेश्वरी की बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी जिला कार्य समिति की बैठक में भी शामिल होंगी। पार्टी नेताओं के साथ बैठक के लिए डी पुरंदेश्वरी रविवार रात को ही कांकेर पहुंची थी। जगह जगह भव्य तरीके से भी उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, डी पुरंदेश्वरी का लगातार हम देख रहे दौरा है और पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए उसको लेकर के लगातार वो बातचीत कर रही है। कांकेर दौरा है उनका, किस तरह से तैयारी और क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए बड़ी बात यह भी है कि डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी है और प्रदेश प्रभारी होने के साथ ही उनके सामने एक बड़ी जवाबदारी है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सत्ता में बीजेपी की वापसी हो। हालांकि ये तो वोटर तय करेंगे, वो वक्त बताएगा कि किसकी वापसी होती है सत्ता में। लेकिन जिस तरह की कवायद अभी बीजेपी कर रही है वो कार्यकर्ताओं की, मतलब आखिरी जो कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है, उसकी नब्ज टटोलने की तैयारी है। मतलब समझिए कि डी पुरंदेश्वरी के इस दौरे के दौरान पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेताओं को उस बैठकों से अलग रखा गया है। छत्तीसगढ़ में अमूमन ऐसा कम बीजेपी में देखने को मिलता है कि इस तरह से जब पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आए हों तो प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की उसमें मौजूदगी बेहद कम हो। और ये पार्टी की एक रणनीति मानी जा रही है कि कैसे हम उन चेहरों को दूर रखे कार्यकर्ताओं से, जिन चेहरों को लेकर सत्ता में रहने के दौरान कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आई थी। अब देखिए डी पुरंदेश्वरी ने परसों जो है वो दंतेवाड़ा में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली, जिला कार्य समिति की बैठक की। कल कोंडागांव जो बेहद महत्वपूर्ण जगह इस लिहाज से है सियासी तौर पे, क्योंकि वहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं मोहन मरकाम। आज कांकेर में वो फिर से कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने वाली है, सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करके पूछने वाली है कि आखिर कैसी रणनीतियां रहे, क्या कुछ वो चाहते हैं। तो कमोबेश कहे तो बीजेपी एक नई रणनीति के साथ राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि इसका फायदा कितना पार्टी संगठन को मिलता है। बिल्कुल, इसका फायदा कितना पहुंचता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि संवाद स्थापित किया जाए और इसी के बाद लगातार मीटिंग्स हो रही है। आज कांकेर का ये दौरा। सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही बात उनकी खबर को लेकर के, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर के किसानों की 6 मांगे मान ली है और मंत्रिमंडलीय उप समिति से अनौपचारिक चर्चा में 6 मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। बता दें कि 8 मांगों को लेकर किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। किसानों ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने तक की चेतावनी दी थी। जिन मांगों पर सहमति बनी है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो जहां बसाहट वहां आवासीय पट्टा दिया जाएगा, वहीं
भूस्थापितों और भूमिहीनों को भूखंड दिया जाएगा। द्विवार्षिक के ऑडिट आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को प्राधिकरण की सेवाओं में नौकरी में 60% आरक्षण की बात भी कही गई है। गुमटी, चबूतरा, दुकान, लॉटरी के जरिए से लागत मूल्य पर दिया जाएगा और साथ ही भूखंड खरीदी बिक्री प्रतिबंध 13 गांव से हटाया गया है और 41 में से 27 गांव को एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन से उन्हें मुक्त किया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर किसानों के 8 में से 6 मांगे भले ही मान ली हो, लेकिन गतिरोध देखिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है। प्रभावित किसान संगठनों ने साफ किया कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगे नहीं मान लेती वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। यानी कि फिलहाल नवा रायपुर के प्रभावित किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। 8 मांगे हैं जिसको लेकर आंदोलनरत है। किसानों की जिन 2 मांगों को ठुकराया गया है उनमें प्रभावित क्षेत्र के हर 18 साल से ऊपर व्यक्ति को 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड तुरंत दिया जाए, ये मांग शामिल है। साथ ही जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया, सिर्फ ऐसे भूमियों पर 4 गुना मुआवजा लागू किया जाना शामिल है, जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। 6 मांगे, चूंकि आज मंत्री रविंद्र चौबे सामने आए, उन्होंने कहा कि सरकार ने 6 मांगे मान ली है। आपका यह कहना है कि जो 2 मांगे नहीं मानी गई है, बेहद महत्वपूर्ण वो 2 मांगे है और उसे भी मानी जाए तभी जाके गतिरोध खत्म होगा, मतलब कि आंदोलन खत्म होगा। कितना महत्वपूर्ण और क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो 2 मांग? जो पुनर्वास योजना से संबंधित है, जो जमीन कथित आपसी सहमति से विक्रय किए हैं, जो किसान भू अर्जन से अपनी जमीन एनआरडीओ को दिए हैं, वो सभी भूमियों पर बिना भेदभाव किए वो वार्षिकी राशि मिलनी चाहिए। 15,000 जो मिलती है प्रति एकड़ प्रति वर्ष वो मिलनी चाहिए और 3600 से 9,000 वर्ग फीट उद्यान की भूखंड मिलनी चाहिए। उनको आवासीय प्लाट मिलनी चाहिए। 3600 से लेकर 9,000 वर्ग फुट की जो उद्यान की भूखंड है उस पे सहमति नहीं बनी है, मतलब सरकार ने वो फैसला नहीं लिया है। चर्चा में स्पष्ट होकर आ गया था कि वो उसमें बोले आपने पैसा ले लिया है, जबकि किसानों ने पैसा नहीं लिया, सिर्फ मुआवजा राशि लिया 5,90,000 प्रति एकड़, जबकि वो बोलते हैं आपने 70,000 रुपए जो लिया है वो वही पुनर्वास योजना है। एक प्रकार के लोगों को भ्रमित कर और छल कपट कर दुर्भावनापूर्ण तरीके से छल कपट की गई है। कि जो ये दावा किया जा रहा है कि हमने किसानों का 6 मांगे मान ली है, धरातल पर उतारे, हमारे पास कोई आदेश नहीं, हमको केवल पत्रकार भाइयों के माध्यम से सूचना मिली है। मतलब सरकार की तरफ से भी या उनके प्रतिनिधियों के जरिए भी कोई जानकारी नहीं? हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि हमने ये 8 मांगों में से 6 मांगे पूर्ण कर ली हैं, हमने सहमति व्यक्त कर दी है। हमारे पास कोई भी आदेश नहीं आया है, न सरकार का कोई भी ऐसा प्रतिनिधि आया है कि आपकी 6 मांगों को मान ली गई है। ये जानकारी देने हमें अभी तक कोई नहीं आया है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे इस नया रायपुर में किसान का बेटा होना पाप हो गया है, ऐसा हमको लगता है कि हमने किसान के यहां जन्म लेके बहुत बड़ा पाप कर लिया। छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली प्रदेश की 36 महान विभूतियों के बारे में अब स्कूली बच्चे पढ़ेंगे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में इनके बारे में पढ़ने के लिए किताबें भेजी जा रही हैं। हालांकि ये किताबें किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होगी। किताब में जिन 36 विभूतियों के बारे में बताया गया है उसमें बाबा गुरु घासीदास, शहीद गैंद सिंह, दाऊ कल्याण सिंह और बैरिस्टर छेदी लाल के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि विशेषज्ञों की देखरेख में लिखी किताबों का प्रकाशन छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने किया है। समाज हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 36 विभूतियों के जीवन का परिचय छात्रों को कराने के उद्देश्य से सामग्री संकलित की गई है। इस पुस्तक को राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा तैयार किया गया है और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है।